इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुनें। किंजल, तुम यहाँ पर लेट जाओ और बीमार होने की एक्टिंग अच्छे से करना, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही तुम भाई से कहोगे, ठीक है ना? संजना ने किंजल को समझाते हुए कहा। हाँ बाबा, समझ आ गया अब मुझे। आप सबको ऑल दी बेस्ट। आई होप कि आपका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए। मैं अब चलता हूँ, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, करण ने कहा और वो अपनी मीटिंग के लिए चला गया। संजू, तुम मोहित को फ़ोन करो। ठीक है अनिरुद्ध। संजना ने मोहित को फ़ोन लगाया। हाँ संजू बोलो। भाई आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, संजना ने घबराहट भरी आवाज़ के साथ कहा। क्या हुआ संजू, तू इतनी परेशान क्यों है? अनिरुद्ध तो ठीक है ना? हाँ भाई अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक है, पर किंजल, क्या हुआ किंजल को? वो आपको मैं बाद में बताती हूँ, आप पहले आ जाइए यहाँ। तू फिक्र मत कर, मैं अभी आता हूँ। मोहित ने तुरंत फ़ोन रखा और तेज़ी से सिटी हॉस्पिटल आने के लिए निकल गया। रास्ते में मोहित को बहुत घबराहट हो रही थी। वो किंजल के लिए बहुत परेशान हो रहा था। उसने हॉस्पिटल के पास गाड़ी पार्क की और भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर चला गया। मोहित आता उससे पहले किंजल जनरल वार्ड से एक सेपरेट रूम में शिफ्ट हो गई थी ताकि दूसरे पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। वहीं संजना ने जो रूम नंबर बताया था उस रूम में पहुंच गया। किंजल बेड पर लेटी हुई थी और संजना और अनिरुद्ध उसके पास बैठे हुए थे। अब किंजल कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? किंजल कब तक ठीक हो जाएगी? मोहित आते ही एक ही सांस में सवालों की बौछार कर दी। भाई रिलैक्स, किंजल ठीक है और डॉक्टर ने कहा है कि किंजल को जल्दी होश आ जाएगा। पर संजू, किंजल को हुआ क्या है? बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वाट एक्सीडेंट? पर कब, कहाँ? भाई आप घबराओ मत, छोटा सा एक्सीडेंट था और अब किंजल ठीक है। ये देखो उसे होश भी आ गया। संजना के इतना कहते ही किंजल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मोहित तुरंत किंजल के पास जाकर बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। भाई आप? हाँ मैं। और पहले ये बता, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी? आई एम सॉरी भाई, तो जानती है मैं कितना डर गया था। सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा, किंजल ने धीरे से कहा। मोहित अभी भी मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। संजना ने एक नज़र अनिरुद्ध की ओर की। देखा ना कैसी नौटंकी आती है इसे, संजना ने इशारे के साथ कहा। यह देखकर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। अच्छा ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना। थैंक यू भैया, किंजल ने मोहित की तरह मुस्कुराते हुए कहा। उसे देखकर मोहित भी मुस्कुराए। भैया मैं आपसे एक बात पूछी? हाँ पूछ। संजना ने मुझे अंजलि के बारे में बताया कि उसकी सगाई हो रही है। हाँ हो रही है तो भाई आप? अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें उसकी लाइफ है, उसे जो करना है वो करे, मोहित थोड़ा चिड़चिड़ा होकर बोला। अच्छा सॉरी भाई। संजना ने इशारे से किंजल को असली मुद्दे पर आने के लिए कहा। भाई आपसे कुछ मांगूँ तो आप मुझे दोगे? ये कैसा सवाल है किंजल, मैं ज़रूर दूंगा, तुम मांग कर तो देखो। मुझे आपसे एक वादा चाहिए। किंजल की बात सुनकर मोहित हैरानी से किंजल की ओर देखने लगा। कैसा वादा? पहले कहिए कि आप ये वादा नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ूंगा, आप बताओ भी। आप वादा कीजिए कि अभी मैं आपसे जो कहूँगी वो आप करोगे, मना नहीं करोगे। क्या करना है पहले ये बताओ। ऐसे नहीं, पहले आप वादा कीजिए तभी मैं आपको बताऊंगी। ये क्या जिद है किंजल? अभी अभी तुम्हें होश आया है और अभी तुम बहुत कमज़ोर हो। ये सब हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना? नहीं भाई, अभी ये ज़रूरी है। तुम बहुत जिद्दी हो किंजल। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। देखा कैसे भाई को बाटली में उतार रही है, ये सिर्फ किंजल ही कर सकती थी है। संजना ने धीरे से अनिरुद्ध के कान में कहा। भाई आपको कुछ देर तक यहाँ इस बेड पर मेरे बदले लेटना होगा। वाट? मोहित आश्चर्य के साथ खड़ा हो गया। ये क्या बोल रही हो किंजल? सुन रही हो संजू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? लगता है एक्सीडेंट का उसके दिमाग पर असर हुआ है, हमें अभी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मोहित की बात सुनकर अनिरुद्ध और संजना आंखें फाड़े एक दूसरे की ओर देखने लगे। भाई ये गलत है आपसे, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो बोलूँगी वो आप करोगे। अगर आपने वादा तोड़ा तो आप जानते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैं बच गई, पर आगे पता नहीं, मैं मर भी सकती हूँ। सेट आप किंजल, कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये सब बकवास की बातें हैं। बहुत थोड़ा गुस्सा हो गया था
मोहित थोड़ा गुस्सा हो गया था। तो क्या आप मेरी बात नहीं मानोगे? किंजल ने इमोशनल फेस बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू भैया, आपको सिर्फ बीमार होने का नाटक करना है और आपको आंखें नहीं खोलनी है। पर यह सब किस लिए संजू? आप बस इतना समझ लीजिए कि आप यह मेरे लिए कर रहे हैं और आप प्लीज़ कुछ भी बोले आप खड़े मत होना। प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, प्रॉमिस। यह सुनते किंजल खड़ी होने लगी। तभी संजना ने उसको आंखें दिखाते हुए रुक जाने को कहा। किंजल तुरंत रुक गई। किंजल, तुम यहाँ आराम करो, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है, संजना ने बात को संभालते हुए कहा। हाँ संजू ठीक कह रही है, हम रूम नंबर 9 में जाते हैं और अभी उस पेशेंट का डिस्चार्ज मिला है, अनिरुद्ध ने कहा। तो मोहित शक भरी नज़रों से अनिरुद्ध और संजना की ओर देखने लगा। एक बात बताओ, क्या तुम दोनों ये जानते हो कि किंजल यहाँ सब क्यों कर रही है? सच सच बताना। हाँ भाई, हमें पता है और आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। पर प्लीज़ आप किंजल से ने जैसा कहा है वैसा कीजिए। ठीक है संजू, चलो। वो तीनों रूम नंबर 9 में चले गए। सब मेहनत मैंने की और मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। वाह क्या न्याय है भगवान आपका, किंजल ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस तरफ किंजल के कहने पर मोहित ने अपने कपड़े चेंज किए और ऑपरेशन टाइम के कपड़े पहने और बेड पर लेट गया। एक नर्स ने मोहित के माथे पर पट्टी लगा दी और ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। संजू, अनिरुद्ध, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे से करवाना क्या चाहते हो। मोहित, आप हम पर भरोसा रखिए प्लीज़, ये हम सब की भलाई के लिए ही है। भाई, जब आप खुश होंगे तभी हम खुश रह पाएंगे ना, संजना ने अपने मन में कहा। अनिरुद्ध ने संजना को इशारा किया और इशारे के साथ संजना कमरे से बाहर चली गई और उसने फ़ोन अंजलि को लगा दिया। हाँ संजना भाभी बोलिए, अंजलि ने फ़ोन उठाते हुए कहा। तुमसे कुछ बात करनी थी अंजलि। देखिए भाभी प्लीज़, मैं जानती हूँ आपको क्या बात करनी है, पर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पर मेरी बात तो सुन लो एक बार प्लीज़ भाभी, मेरी सगाई होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि ऐसे वक्त में अपने पास्ट से जुड़ी बातों को फिर से याद करूं, अंजलि ने थोड़ी सख्ती से कहा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं अंजलि तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करने का, तो फिर आपने फ़ोन क्यों किया? मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें भाई के एक्सीडेंट के बारे में बता देना चाहिए, पर नहीं, मैं गलत थी। तुम्हें तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहित भाई ठीक है या भी नहीं, संजना ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। मोहित के एक्सीडेंट की बात सुनकर अंजलि के कान जैसे सुन्न हो गए। उसके हाथ कांपने लगे। मोहित का एक्सीडेंट? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि भाई की जान बचाना मुश्किल है। तुम जानते नहीं कि यह वक्त हम सब के लिए कितना मुश्किल है, पर फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुमने मुझे गलत ठहरा दिया अंजलि, संजना ने रोती हुई आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। अंजलि के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और वो ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अंजलि खड़ी और फ़ोन हाथ में लिए भागती हुई गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चलाने लगी। मैंने संजना से ये तो पूछा ही नहीं कि वो लोग कौन सी हॉस्पिटल में हैं। अंजलि को अचानक से ही याद आया। उसने अपने आंसू पूछे और संजना को फ़ोन लगाया, पर संजना ने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया। प्लीज़ संजना फ़ोन उठाओ, पर संजना ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी अंजलि को कुछ याद आया और उसने एक ऐप खोली और उसमें संजना की लोकेशन ट्रेस की और उसे पता चल गया कि संजना सिटी हॉस्पिटल में है। अंजलि ने तेज़ी से गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। अंजलि सिटी हॉस्पिटल कुछ ही मिनट में पहुंच गई। उसने रिसेप्शन पर मोहित के बारे में पूछा और फिर रूम नंबर 9 की और भागती हुई आ गई। प्लान के मुताबिक संजना और अनिरुद्ध रूम के बाहर बैठे हुए थे। संजना की आंखों में आंसू थे और अनिरुद्ध भी उदास था, उसके पास बैठा हुआ था। अंजलि भागते हुए संजना के पास आई। मोहित कहाँ है? संजना ने रोते हुए अंदर की ओर इशारा किया। अंजलि ने शीशे में से मोहित को देखा और उसे देखकर वो जैसे टूट गई। वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर मोहित के पास चली गई। उसके जाते ही संजना ने अपने आंसू पोंछ लिए। हम सही थे अनिरुद्ध, अंजलि अब भी भाई से ही प्यार करती है। हाँ संजू, अच्छा हो कि इस बार वो सारा सच हमें बता दे। मोहित, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ इस हालत में। बोलते बोलते अंजलि चुप हो गई। मोहित अंजलि की आवाज़ सुनकर हैरान था। उसने ऐसा जरा भी नहीं सोचा था कि उसके सामने अंजलि आने वाली थी, पर अपने वादे की वजह से वो बिल्कुल चुप रहा और आंखें बंद करके अंजलि की बात सुनने लगा।
मोहित प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ भगवान के लिए अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो फिर ये सगाई और मुझसे इतनी दूर क्यों अंजलि? मोहित ने अपने मन में कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी सगाई की बात सुनकर तुम मुझसे नफरत करते होगे। मेरे छोड़कर जाने के लिए तुम मुझसे बहुत नाराज भी हो, पर मैं क्या करती मोहित, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अंजलि की बात सुनकर मोहित हैरान था। उसे कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि अंजलि बिना वजह के कभी कुछ गलत नहीं कर सकती थी। तुम नहीं जानते थे कि हमारी आखिरी मुलाकात के बाद क्या हुआ था, और ना ही मैं तुम्हें यह बात कभी बता सकती थी। अगर मैं उस दिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाती तो पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। मेरे पापा तुम्हें बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मोहित। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अंजलि मोहित के ऊपर सिर रखे रोते हुए बोले जा रही थी। यह सुनकर मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मोहित से और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ। मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ अंजलि, शायद पहले से भी ज़्यादा। मोहित की आवाज़ सुनकर अंजलि एक झटके में खड़ी हो गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। कुछ पल तक अंजलि आंखों में आंसू ले ऐसे ही मोहित को घूरती रही और फिर मोहित के सीने से लग गई। मोहित उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। बाहर दरवाजे पर खड़े संजना और अनिरुद्ध की आंखें भी नम थी। मोहित तुम ठीक हो? अंजलि ने मोहित के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ अंजलि, मैं ठीक हूँ, पर मैं नहीं जानता था कि तुम ठीक नहीं हो। इतने सालों तक तुम मुझे बचाने के लिए इतना सब सह रही थी और मैं था कि तुमको गलत समझ रहा था। यह सुनकर अंजलि चुप हो गई। प्लीज़ अंजलि, अब तो तुम्हारे मुंह से भी सच बाहर आ गया है। अब तो मुझे सारा सच बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली यह सब सहती रहो। प्लीज़ अंजलि। मोहित की रिक्वेस्ट सुनकर अंजलि भी पिघल गई। मोहित, यह बात उस वक्त की है जब आखिर बार तुम मुझे घर छोड़ने के लिए आए थे। तुमने मेरे घर से कुछ दूरी पर मुझे उतारा और हमने गुड बाय किस की और फिर तुम चले गए। पर तब पापा ने हमें देख लिया था, पर अंधेरे की वजह से पापा तुम्हारा चेहरा देख नहीं सके। आई एम सॉरी अंजलि, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही जिद की थी तुम्हें घर तक छोड़ने आने की। यह सब मेरी गलती है। मोहित को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं मोहित, उसमें किसी की गलती नहीं थी। यह सब नियति का खेल था। पापा अंदर गुस्से से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर पापा इतना भड़क जाएंगे। उस दिन पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इस वक्त जैसे अंजलि को वो सारी यादें अपने सामने होते हुए दिखाई दे रही थी। वो जैसे अपने बीते कल में पहुंच चुकी थी। पापा, तो क्या हो गया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, सबके होते हैं, मेरा भी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। किंजल ने गुस्से से जतिन खन्ना पर चिल्लाते हुए कहा। सबके होते होंगे पर तुम्हारे नहीं होने चाहिए। पर क्यों पापा? क्योंकि हमने तुम्हारा रिश्ता पहले से ही पक्का किया हुआ था और उनको वचन भी दिया था कि मेरी बेटी सिर्फ उनके घर की बहू बनेगी। अंजलि को यह बहुत बड़ा झटका लगा था। तुम जब छोटी थी तभी से तुम्हारा रिश्ता मेरे बचपन की दोस्त सोनाली मैथ्यूज के बेटे अथर्व के साथ तय हो गया था। हमने एक दूसरे को वचन दिया था और तुम जानती हो कि मैं कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। पर पापा, आपको मेरी मर्जी के बारे में भी तो एक बार पूछना चाहिए था ना। मुझे लगा कि मेरी बेटी कभी मेरी मर्जी को टालेगी नहीं, इसलिए मैंने तुमसे यह बात छुपाई। सोचा कि वक्त आने पर तुमको बता दूंगा। पर पापा, मैं अथर्व से प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो? नाम बता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे मार ही डालूंगा, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा अंजलि। पापा, ये कैसे हो सकता है? आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। इतना बोलकर जतिन खन्ना अपने कमरे में चले गए। उसने अपने कमरे से ही जहर की बोतल निकाली। वो जैसे ही पीने वाला था कि अंजलि ने आकर वो बोतल नीचे गिरा दी। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको खोना नहीं चाहती। बेटा, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं अपना वचन तोड़कर, मेरा स्वाभिमान खोकर ऐसे भी नहीं जी पाऊँगा। इससे अच्छा कि मैं ऐसे ही मर जाऊँ। नहीं पापा, मैं आपको मरने नहीं दूँगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो बता, वो लड़का कौन है, ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूँ। अंजलि के सामने एक और कुआं था और दूसरी ओर खाई।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पापा प्लीज़ आप उसे कुछ मत करिए। नहीं बेटा, वो जब तक होगा तुम्हें उससे मिलने का मन होगा, वो तुमसे बात करने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे में तुम उसे भूल नहीं पाओगी। ऐसा है तो पापा मैं ये शहर छोड़ दूँगी, शहर नहीं मैं ये देश ही छोड़ दूँगी और उससे सारे संपर्क भी तोड़ दूँगी, पर आप उसे कुछ मत करना। बोलते बोलते अंजलि ज़मीन पर बैठ गई थी। अंजलि के ऐसे हालात देखकर जतिन खन्ना मान गए। ठीक है अंजलि, तुम अगर यह चाहती हो तो यह सही, तो चलो अपना सामान पैक करो। अंजलि अपनी यादों से बाहर आ चुकी थी। दोनों की आंखें जैसे इस दर्द को अब और संभल कर रख नहीं सकती थी, इसलिए बस बहती जा रही थी। मोहित ने कसकर अंजलि को गले लगा लिया। अब पूरा सच सबके सामने था। अंजलि, अब मुझे समझ आ गया कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई। शायद तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो वो वही करता, पर मुझे अभी यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे पहले अपनी पहचान छुपाई क्यों थी। मोहित का सवाल सुनकर अंजलि फिर से चुपचाप से मोहित की आंखों में देख रही थी, जैसे उसकी आंखें उसका जवाब चीख चीख कर मोहित को बता रही थी। अथर्व की बात सुनकर सब अपनी जगह खड़े हो गए थे। जतिन खन्ना के हाथ से शगुन का नारियल नीचे गिर गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? सोनाली मैथ्यूज ने अथर्व के पास आते हुए कहा। यस अथर्व, व्हाट हैपेंड? अथर्व के पापा ने भी परेशान भरे भाव से कहा। पर इन सब से भी ज़्यादा हैरान थी अंजलि। वो बस आंखें फाड़े अथर्व को देख रही थी। आई एम सॉरी अंजलि, आई एम सॉरी मॉम डैड, जतिन अंकल एंड आंटी, पर मैं ये सगाई नहीं कर सकता। बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमसे कोई भूल हो गई क्या? जतिन खन्ना का गला बोलते बोलते भर आया था। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए अंकल, पर आपसे भूल हुई है, वो भी बहुत बड़ी। अथर्व की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। तुम बताओ तो सही, मैं अभी अपनी गलती सुधार दूंगा। ठीक है तो फिर अंजलि की सगाई उससे करवाइए जिसे वो प्यार करती है। अथर्व ने बड़ी ही कॉन्फिडेंट के साथ ये कहा था, और या सुनकर जतिन खन्ना आंखें फाड़े गुस्से वाली नज़रों से अथर्व को और देखने लगे। ये क्या बोल रहे हो अथर्व? मेरी बेटी किसी और से प्यार नहीं करती। ऐसी बात है अंकल तो हम आपकी बेटी से ही पूछ लेते हैं, कहकर अथर्व अंजलि के सामने आकर खड़ा हो गया। अंजलि अपने पापा को बताओ कि तुम मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती हो, पर हाँ सच बोलना, तुम्हें तुम्हारे पापा की कसम है। यह सुनकर अनिरुद्ध और संजना के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई थी और मोहित की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो सच भी नहीं बोलना चाहती थी और झूठ भी नहीं बोल सकती थी। चिंता मत करो अंजलि, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अथर्व ने बड़े प्यार से अंजलि का हाथ थामते हुए कहा। अंजलि ने एक नज़र अपने पापा की ओर की। वो अंजलि को गुस्से भरी नज़रों से देखकर ना बोलने का इशारा कर रहे थे, पर अब अंजलि और झूठ नहीं बोलना चाहती थी। हाँ पापा, अथर्व जी सही कह रहे हैं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अथर्व ने आँख बंद कर एक गहरी सांस ली और उसे सुकून मिला था अंजलि के मुंह से सच्चाई सुनकर। देखा अंकल, आप ज़बरदस्ती के साथ अंजलि से मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए कह रहे थे, पर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी आगे जाकर खुश रह पाएगी या नहीं। ज़बरदस्ती से रिश्ते जोड़ते नहीं, और अगर जुड़ भी गए तो उसकी डोर कच्ची रह जाती है, वो कभी टिक नहीं सकती। अथर्व ने जतिन खन्ना को समझाते हुए कहा। एकदम सही कहा अथर्व आपने। जतिन अंकल, भले ही आपने इनकी शादी करने का वचन पहले से ही दिया हो, पर आप अंजलि की मर्जी से एक बार तो पूछ ही सकते थे, पर आपने क्या कि अंजलि को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे उसकी खुशियों से ही दूर कर दिया। अनिरुद्ध ने आगे आते हुए कहा। यह सब सुनते हुए जतिन खन्ना को पुरानी सब बातें याद आने लगी थी। इन सब बातों के साथ अथर्व और अनिरुद्ध की कई बातें उनके सिर में चकराने लगी थी। बस करो, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं क्या करता। अगर सोनाली से मैं यह सब कहता तो हमारी दोस्ती टूट जाती, मेरी इज्जत मैथ्यूज के सामने चली जाती। तब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए मैंने ये सब किया। पर मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसकी खुशियों का दुश्मन नहीं बनना चाहता। बोलते बोलते जतिन खन्ना रो पड़े और ज़मीन पर बैठ गए। सॉरी अंकल, पर अगर अनिरुद्ध ने मुझे अंजलि की बातें
फ़ोन पर नहीं सुनाई होती तो शायद आज मैं अंजलि से सगाई कर चुका होता। अंजलि तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो तो मुझे यह बात कभी बताती नहीं और चुपचाप ही सगाई कर लेती। अथर की बात सुनकर अंजलि, मोहित, संजना, सौरभ और साथ में करण भी हैरानी से अनिरुद्ध की ओर देख रहे थे, क्योंकि अथर को सच्चाई बताने की बात प्लान में तो शामिल थी ही नहीं। अनिरुद्ध फिर से मुस्कुराने लगा। उसे वो बात याद आएगी जब अंजलि के मोहित के पास जाने के बाद उसने अथर को फ़ोन किया था। अथर्व, आपको कुछ सुनना है? प्लीज़ आप फ़ोन मत काटना, पूरी बात सुनना। बोलते अनिरुद्ध अंदर रूम में चला गया जहाँ अंजलि अपनी सच्चाई मोहित को बता रही थी। अथर्व अंजलि की सारी बातें फ़ोन में सुन रहा था। अथर्व ने अनिरुद्ध की ओर देखकर थैंक यू कहा। आई एम सॉरी अंजलि बेटा, मुझे माफ़ कर दे। नहीं पापा, ये क्या कर रही हैं आप? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते अंजलि जतिन खन्ना के गले लग गई। बेटा बता, वो कौन है जिससे तू प्यार करती थी? मैं उसे खुद जाकर लेके आऊँगा और तुम्हारी सगाई उसके साथ कराऊँगा। अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शख्स आज हमारे बीच यहीं उपलब्ध है। यह सुनकर सब लोग इधर उधर देखने लगे, पर जतिन खन्ना की नज़र सीधे मोहित के ऊपर पड़ी, क्योंकि सब लोग उसे कहीं और ढूंढ रहे थे। पर अंजलि और मोहित आंखों में आंसू के साथ एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जतिन खन्ना धीरे धीरे मोहित की ओर बढ़ने लगे। मोहित की ओर जतिन खन्ना के कदम बढ़ते देख राजेश जी और रागिनी जी हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे और अखिल जी और अनुराधा जी भी शौक थे। मोहित ही वो है जिसे मेरी बेटी प्यार करती है ना? जतिन खन्ना की बात सुनकर अंजलि ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके साथ जतिन खन्ना मोहित के गले लग गए। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम दोनों के साथ जो किया वो बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दे। नहीं अंकल, आई एम सॉरी। मोहित, इतनी बड़ी बात तुमने हमें आज तक बताई नहीं, रागिनी जी ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा। हाँ मोहित, ये तूने गलत किया। राजेश जी भी अब नाराज़ हो गए थे। मम्मी पापा, आप तो जानते हैं ना, भाई ऐसे ही अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। इस बार संजना ने आगे आते हुए कहा। मतलब तुझे भी पता था और तुमने हमें नहीं बताया। माँ, अब जाने भी दीजिए। अब तो मोहित ने एक्सेप्ट कर लिया है। अनिरुद्ध बेटा, तुम सब ने यह सब जानते हुए भी हमसे सच छिपाया। अब हम तो नहीं मानने वाले, क्यों जी? हाँ जी, सही कहा, राजेश जी ने कहा और फिर रागिनी जी की ओर एक आंख बिंग कर दी। मोहित अपने मम्मी पापा को नाराज़ देखकर उनके पास आया और दोनों को हाथ पकड़ लिया। मम्मी पापा, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको दुख ना पहुँचे, पर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। पर मैं अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब इस बार हम बिछड़ेंगे तो कभी खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। मोहित इतना ही बोला था कि राजेश जी और रागिनी जी ने मोहित को गले लगा लिया। बेटा ऐसा मत बोल, हम भी नहीं चाहते कि तुम अंजलि से जुदा हो। हम तो सिर्फ छोटा सा मजाक कर रहे थे। रागिनी जी की आंखों में आंसू छलक आए थे। अरे मैं हूँ। बोलती हुई संजना भी उन तीनों से लिपट गई। मैं भी, कहते हुए किंजल भी आ गई। उन सबका प्यार देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब समझी जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इस मुहूर्त में इन दोनों की सगाई करवा देते हैं। पर जतिन जी, हम तो कुछ लाए ही नहीं हैं, शगुन और अंगूठी भी नहीं है। राजेश जी ने थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में कहा। अंगूठी ये रही और शगुन भी। अनिरुद्ध ने अंगूठी का बॉक्स दिखाते हुए कहा। सबकी नज़र उस पर गई। अनिरुद्ध के हाथ में एक बहुत ही सुंदर अंगूठी का बॉक्स और पीछे कुछ लोग शगुन के साथ खड़े थे। अनिरुद्ध, यह सब तुमने कब किया? संजना ने हैरानी के साथ कहा। यह सब तो मैंने तैयार करके ही रखा था, क्योंकि मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। सबके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, स्पेशली मोहित और अंजलि के। फिर मोहित और अंजलि की सगाई की रस्म हो गई। फिर मोहित ने और अंजलि ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और उसके साथ पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। फाइनली हम एक हो गए। मोहित ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा। हाँ फाइनली, आई लव यू मोहित। आई लव यू टू अंजलि। तभी बैकग्राउंड में गाना प्ले हुआ। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। मोहित और अंजलि एक साथ डांस करते बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अथर भी यह देख कर मुस्कुरा रहा था। डांस खत्म हुआ और सब बातों में लग गए। मौका पाकर अथर वहाँ से जाने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अंजलि और मोहित थे। थैंक यू अथर जी,
आपने हमारे लिए जो किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अंजलि और मोहित ने एक साथ कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। बोलकर अथर्व वहाँ से चला गया। मोहित और अंजलि उसे जाता देखते रहे। इस तरह मीरा सोए हुए मुस्कुरा रही थी। वो सपने में खुद को और सौरभ को एक साथ देख रही थी। सौरभ मुझसे शादी करोगे? मीरा नींद में मुस्कुराती हुई बोली और फिर गहरी नींद में सो गई। आज मीरा की सुबह बहुत ही सुंदर हुई थी। वो बहुत खुश और फ्रेश नज़र आ रही थी। मीरा तैयार होती हुई ये गाना ज़ोर ज़ोर से गा रही थी। मम्मी पापा रेडी? हाँ बेटा हम रेडी हैं, चलो चलते हैं। उन लोगों के सामने इतना उछलना मत, अच्छा नहीं लगता। मीरा की मॉम प्रतीक्षा जी ने कहा। हाँ हाँ मम्मा मुझे याद है सब, आप बस संभाल लेना। या बेटा ये मैं भी कोई कहने की बात है, लेट्स गो, प्रतीक्षा ने कहा और वो तीनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। इस तरफ ओबराय मेंशन में सब तरह खुशियाँ छाई हुई थी। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने संजना का परिवार, अंजलि, किंजल और करण सब वहीं मौजूद थे। संजना और किंजल ने मोहित को राखी बांधी और उसके बदले में मोहित ने दोनों को बढ़िया सी ड्रेस गिफ्ट की। संजना ने करण और सौरभ को भी राखी बांधी। अंजलि ने भी अनिरुद्ध, सौरभ और करण को राखी बांधी। आज सब मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उनसे खुशियाँ चाहकर भी सिमटे नहीं जा रहे थे। सब बैठकर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी घर की डोर बेल बजी। मैं जाता हूँ, बोलते हुए सौरभ दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोलते वो हैरान रह गया। सामने मीरा पिंक कलर के शरारा में एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी और साथ में उसकी मम्मी और पापा भी थे। मीरा, अंकल आंटी आइए ना। नमस्ते, आइए आइए, अखिल जी ने आते हुए कहा। प्रतीक्षा जी और रागिनी जी भी एक दूसरे के गले मिले। मीरा भी संजना के गले लग गई। मीरा, व्हाट इज सरप्राइज? संजना ने खुशी के साथ कहा। सरप्राइज तो तुझे अब मिलेगा। मीरा ने धीरे से संजना के कान में कहा। क्या मतलब? तुझे सब समझ आएगा, थोड़ा सब्र कर मेरी जान। संजना, मीरा को तुमने इनवाइट किया है? सौरभ ने संजना के पास आकर कहा। नहीं तो फिर ये यहाँ क्यों आई है? सौरभ, क्या हुआ? क्या तुम उससे अब भी नाराज़ हो गया? उसने माफ़ी तो मांगी तुमसे, माफ़ी से सब ठीक नहीं हो जाता। बोलकर सौरभ वहाँ से चला गया और अनिरुद्ध के पास खड़ा हो गया। अनिरुद्ध सौरभ के बिगड़े भाव देख रहा था। अभी नाटक क्यों कर रहा नाराज़ होने का? मैं जानता हूँ तेरे तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे। अनिरुद्ध ने सौरभ को टोंट मारते हुए कहा। यार तू भी मुँह बिगाड़ कर। सौरभ अखिल जी के पास जाकर खड़ा हो गया। ये मीरा यहाँ क्या कर रही है? इतनी नर्वसनेस और मुझे कभी एग्जाम्स में भी नहीं हुई, फिर आज क्यों? सौरभ मन में ही सोचे जा रहा था। आपके घर बिना बताए आने के लिए हमें माफ़ कीजिएगा, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि हम रोक नहीं पाए और सीधा यहाँ आ गए। मीरा के पापा आशीष जी ने कहा। कोई बात नहीं आशीष, आप सब कभी भी आ सकते हैं। जैसे हमारी बेटियां दोस्त हैं वैसे हम भी तो दोस्त ही हैं पुराने। अखिल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, आप सबको पता नहीं होगा पर मैं और अखिल स्कूल में ही साथ पढ़ते थे, इसलिए आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। प्रतीक्षा ने धीरे से आशीष जी के कान फुसफुसाया। हाँ तो बताना, ऐसी कौन सी बात थी? वो बात यह थी कि हम तुम्हारे बेटे सौरभ के लिए मेरी बेटी मीरा का रिश्ता लेके आए हैं। यह सुनते अखिल जी ने अपनी जगह से खड़े हो गए। सौरभ को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अखिल जी को खड़े देखकर सब खड़े हो गए। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? आशीष जी ने गलती के भाव के साथ कहा। तभी अखिल जी ने आशीष जी के गले लग गए। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि आज तूने ज़िंदगी में पहली बार इतनी सही बात की है। सभी लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अखिल जी ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। दरअसल मेरे मन में कई दिनों से ये ख्यालात चल रहे थे और मैंने सोचा भी था कि मैं इस बारे में संजना से बात करूंगा। अखिल जी के लफ्ज़ों को सुनकर संजना और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, सिवाय कि सौरभ कि वो तो बस हैरानी से यह सब सुन रहा था। भाई हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, क्यों राधा जी? अखिल जी हंसते हुए बोले। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें तो आपकी मीरा बहुत अच्छी लगती है और हमारी संजना को भी अच्छा रहेगा मीरा के आने से, क्यों संजू? हाँ आंटी, मेरा तो बचपन से सपना था कि मेरी और मेरी बेस्टी की शादी एक घर में हो। आई एम सो हैप्पी।
संजना तो खुशी से उछलने लगी थी। या संजू, अब हमारा सपना पूरा होगा। मीरा ने भी हंसते हुए कहा, एक मिनट रुको यार, मेरी शादी की बात हो रही है तो कोई मुझसे भी तो पूछो, मैं ये शादी करना भी चाहता हूँ या नहीं। सौरभ ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, ओह सॉरी एक्साइटेडमेंट में मैं आकर तुमसे तो पूछना भूल ही गई। बताओ तुम क्या चाहते हो। पापा, आप सब मेरा रिश्ता पक्का कर दें, उससे पहले मैं मीरा से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। सौरभ ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, ये लॉलीपॉप ऐसे क्यों बोल रहा है, वो तो मीरा से प्यार करता है ना। किंजल ने हैरानी के भाव से संजना से कहा, हाँ किंजू, पर वो मीरा से अब भी नाराज़ है इसलिए ऐसा बोल रहा है। पर मैं जानती हूँ मीरा उसे फट से मना लेगी। संजना ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अपनी शादी की बात सुनकर ये पागल हो गया है क्या। करण ने हंसते हुए अनुज से कहा, हाँ ऐसा ही लग रहा है, उसकी हरकतें देखी तूने, नाराज़ होने का दिखावा कर रहा है। मैंने कल देखा था उसे फ़ोन में मीरा का फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रहा था, और यहाँ देखो कैसे भाव खा रहा है। अमृत भी हंसते हुए बोला, हाँ अभी अंदर मीरा से बात करने जाएगा और बाहर दोनों साथ में हंसते हुए निकलेंगे। करण ने कहा और फिर दोनों हंसने लगे। मीरा और सौरभ अब टेरेस पर खड़े थे। सौरभ थोड़ा नाराज़गी के साथ पीछे मुड़े खड़ा था। क्या बात करनी है सौरभ तुम्हें। यार मीरा, तुम अपने मम्मी पापा को लेकर शादी की बात करने आ गई। शादी का फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो। क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मीरा ने मासूम फेस बनाते हुए कहा, मैं क्यों शादी करूं तुमसे, क्या तुम प्यार नहीं करते मुझसे। मीरा, पहले तो ऐसा फेस बनाना बंद करो यार, और तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। सौरभ, तुम अगर उस दिन की बात कर रहे हो तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है, और फिर से कह देती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी। मैंने जो कहा उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मीरा, क्या सॉरी फील करने से तुम जो सोचती थी वो बदल जाएगा। मैं वैसा नहीं हूँ तुम जैसा चाहती हो। जानती हूँ तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो, गंदे जोक्स मारते हो, हर बात में मस्ती करते हो, चैट्स भी शायरी लिख कर भेजते हो, इमोजी की बारिश कर देते हो, पर तुम यह सब मेरे लिए करते हो, सबको खुश रखने के लिए करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, मेरा ख्याल रखोगे, और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूँगी, समझे। मीरा इतना कुछ बोल गई और सौरभ बस आंखें फाड़े सुनता रहा। ओ मिस्टर सौरभ सिंघानिया, मीरा ने उसके सामने चपटी बजाते हुए कहा। हाँ बोलो। मीरा ने सौरभ का कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। आई लव यू, मीरा ने धीरे से कहा। सौरभ को एक पल के लिए लगा कि उसकी धड़कन थम सी गई है, उसे या एक सपने जैसा लग रहा था। मीरा ने कहा और वो अपने घुटनों पर बैठ गई। सौरभ, या क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सौरभ मुस्कुरा और उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। हाँ, सौरभ ने कहा और दोनों एक दूसरे के सीने से लग गए। आई लव यू सो मच मीरा। सौरभ ने मीरा का माथा चूम लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हंसते हुए नीचे आए। आ गए दोनों, देखा मैंने कहा था ना। करण हंसता हुआ बोला। पापा, मैं और मीरा तैयार हैं शादी के लिए। सौरभ मुस्कुराता हुआ बोला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अखिल जी ने कहा और वो खुशी से सौरभ के गले लगे। कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरे शेर, मनीष चाचू ने सौरभ को गले लगाते हुए कहा। सब ने एक दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा किया। सौरभ अब हंसकर आशीष जी से बात कर रहा था, और एक तरफ किंजल, संजना, अनिरुद्ध और करण बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। इसे देखो कैसे ससुर मिलते ही चहक चहक कर बातें करने लगा। करण हंसते हुए बोला, ये सब तो ठीक है, पर ये बदलाव आया कैसे। गया तब तो कैसे मुंह फुलाए हुए था। किंजल ने सोचते हुए कहा। अभी उसे ही पूछते हैं, रुक। अरुण ने कहा और सौरभ को आवाज़ लगाई। सौरभ, एक मिनट आ तो। आ गया। हाँ बोलो, क्या काम है। सौरभ ने उन सबके पास आते हुए कहा। टेरेस पर बात क्या हुई ये तो बता। अरुण ने आंख विंग करते हुए शरारती अंदाज में पूछा। मैं क्या, क्यों बताऊँ, अपने काम से काम रखो। सौरभ ने एटीट्यूड के साथ कहा और चल जाने लगा। रुक रुक, कहाँ जा रहा है। अनिरुद्ध ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा। बेटा चुपचाप बोल दे, नहीं तो तेरी सारी गर्लफ्रेंड के बारे में मीरा को बता दूंगा। करण ने हंसते हुए कहा और फिर अनिरुद्ध को ताली दे दी। नहीं नहीं यार, ऐसे मत करना, बड़ी मुश्किल से यह सब ठीक हुआ है, तो बैठ और बता क्या बात हुई। सौरभ उनके पास बैठ गया। कुछ खास नहीं, मीरा ने मुझसे माफ़ी मांगी
और फिर उसने आई लव यू कहा और फिर शादी के लिए मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी बस। सौरभ की बात सुनकर सब उससे गुस्से से घूर रहे थे। क्या? ऐसे क्यों घूर रहे हो? सच में ऐसा ही हुआ था? मतलब मीरा ने तुझे प्रपोज किया, तुमने मीरा को नहीं? अनिरुद्ध ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा। नहीं। अरे यार छोड़ो इसे, चलो हम जाते हैं, बोलकर अनिरुद्ध और करण खड़े हुए और वहाँ से जाने लगे। लॉलीपॉप बोलते अनिरुद्ध और करण सौरभ को टपली मारकर चले गए। सच में यार मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था सौरभ, मतलब प्रपोज में भी तुम पीछे, तू लॉलीपॉप ही रहेगा। किंजल भी या बोलते हुए चली गई। कोई बात नहीं सौरभ, यह सब सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, वैसे तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मैं अभी आई, बोलकर संजना भी चली गई। सौरभ अकेला बैठा मुस्कुराने लगा। ये लोग मेरी टांगे खींचना नहीं बंद करेंगे, संभल कर रख अपनी टांग। सौरभ ने तो शादी में फेरे कैसे लेगा, बोलकर सौरभ भी मुस्कुराने लगा। 4 महीने बाद दिल्ली की जेल से बाहर एक गाड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में जगदीश चंद्र और हरदेव जेल से बाहर आए। फाइनली अब हम आज़ाद हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए अनिरुद्ध ओबराय, जगदीश चंद्र ने शैतानी हंसी के साथ कहा। हरदेव भी साथ में हंसने लगा। चलो बेटा, अब तुम्हें पागल बनाने वाले उन लोगों को उनके लिए किए की सज़ा देना है। हाँ पापा, सुना है कल संजना की गोद भराई है, अब बच्चे के होने वाले पापा को तो उसके पास होना चाहिए ना, हरदेव ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा और दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।